गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री आज है रिवीजन और 1 से 150 तक हो गया था फिजिक्स में। आज से 151 से स्टार्ट है, 151 से 300 तक। हाँ चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? कौन सा एक अदिश राशि है? संवेग, द्रव्यमान, बल, वेग। द्रव्यमान एक क्या है? अदिश राशि है। संवेग, बल, वेग सारा सदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें जिसका परिमाण और दिशा नहीं हो, परिमाण हो दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। वहीं सदिश राशि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, वह क्या कहलाएगा? अदिश राशि। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? कार्य, विस्थापन, आवेग, बल। कार्य एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? संवेग, कार्य, विस्थापन, बल। कार्य जो अदिश होगा वो क्या होगा? जिस उसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। जो अदिश होगा उसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति, विस्थापन, बलागुण, त्वरण। शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? वाट होता है। वेरी गुड। जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ठीक है, गति, आवेग। दूसरा ऑप्शन बल का गुरुत्व। तीसरा ऑप्शन है विद्युत प्रभाव। चौथा ऑप्शन है विस्थापन। क्या हो जाएगा? विद्युत प्रभाव नहीं है। ठीक है, वेक्टर का मतलब क्या हुआ? सदिश। और स्केलर का मतलब अदिश। तो इंग्लिश भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे उचित विकल्प को चुने। संवेग में डैश होता है, कोई दिशा नहीं होता है, दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, या परिमाण और दिशा दोनों होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। वेरी गुड। निम्न में से कौन एक वेक्टर राशि का उदाहरण है? ठीक है, वेक्टर बोले तो सदिश। वजन, वेग, तापमान, लंबाई। निम्न में से कौन एक वेक्टर राशि का उदाहरण है? वेग। ठीक है, वेग होगा वेक्टर राशि का उदाहरण। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? सब कुछ समझा दिया और लास्ट में पूछा निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? कार्य, विस्थापन, गति, ऊर्जा। कार्य क्या हो जाएगा? एक अदिश है। गति भी एक अदिश है, ऊर्जा भी एक अदिश है। तो क्या आंसर? विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर का मात्रा है? समय, दूरी, वेग, तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर का मात्रा है? ठीक है, समय, दूरी, तापमान, वेग। कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, या केवल दिशा होता है, या दोनों होता है? केवल परिमाण होता है। तो सदिश सदिश में इसी तरह सारा, जैसे अदिश का उदाहरण है द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव। ये सारा क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश और सदिश बना लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग यांत्रिकी। यांत्रिकी में क्या जाए? कार्य, शक्ति, ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? और ऑप्शन है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, उठाया गया हथौड़ा। बंदूक से चली हुई गोली। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है तो 20 जूल कार्य होता है। कितना? 20 जूल कार्य होता है। बल और विस्थापन का बीच कौन ज्ञात करें? कैसे निकालिएगा? सूत्र लगाइएगा। ठीक है, क्या होता है? वर्क बराबर कार्य बराबर क्या होगा? FS cos थीटा। ठीक है, तो सारा मान दिया हुआ है, जो आएगा लास्ट में कट के 1/2 आएगा। और cos थीटा 1/2 किसका मान है? 90 का 0 है। 1/2 60 डिग्री। 1/2 60 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान 1/2
टू, 1/2, ठीक है, 1/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है, 1/√2। वही साइन 90, साइन 90 1, साइन 90 1, ठीक है, कॉस 90 0, कम से कम 10 तक, साइन कॉस 10, ये याद कर लीजिए। वैसे भी साइन अगर आपको याद है ना तो कॉस का उल्टा चल जाएगा। उल्टा क्या जाएगा, जो 90 में है वो 0 में आएगा, जो 60 में वो 30 में आएगा, जो 45 है वो तो सेम रहेगा, फिर जो 30 में है वो 60 में जाएगा, जो 0 है वो 90 में जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करेगा साइन थीटा। चलिए तो सारा इसी तरह नॉमेरिकल बना लीजिएगा। नॉमेरिकल, चलिए, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि इसका विस्थापन शून्य होगा। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। कार्य करने की दर शक्ति, बहुत अच्छा। अधिक कार्य का मान धनात्मक हो तो इसका निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी क्या होगा, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, ऑप्शन सुनिएगा, विस्थापन बल के दिशा में हो, विस्थापन तो पहला ऑप्शन ही सही है। विस्थापन बल के दिशा में हो तो वो क्या होगा, धनात्मक। विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक, और विस्थापन बल के लंबवत हो तो शून्य होगा, ठीक है। अगला फिर नॉमेरिकल है। एक कुली द्वारा 100 मीटर दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ विस्थापन क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। विस्थापन शून्य करने का cos थीटा जो है ना वो 90 डिग्री बना लेगा, ठीक है। जैसे उस सामान को रखा है, चल तो नहीं रहा है, तो वो 90 डिग्री का जब कोण बना लेता है तो उस समय क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान ही क्या होता है, शून्य होता है। सारा नॉमेरिकल फिर है। चलिए, कार्य होता है यदि डैश हो, कार्य होता है यदि डैश हो, क्या, बहुत अच्छा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल के दिशा में लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। किसी वस्तु का किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, बल पर, द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान। तो क्या पूछे, पहले सुन लीजिए, ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो वस्तु का बल पर, विस्थापन पर, द्रव्यमान पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, द्रव्यमान पर। हाँ सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और ये जो कोण वाला दिया वो भी तो आता है Fs cos थीटा, तो द्रव्यमान कहीं आया सूत्र में, नहीं आया, तो इसीलिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, कौन सी राशि सदिश नहीं है, शक्ति, विस्थापन, बलागुण, त्वरण, शक्ति, ठीक है। फिर सारा नॉमेरिकल है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, जब कोई आदमी, अगला क्वेश्चन है सुनिएगा, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो तो डैश करता है, सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, या बिल्कुल कोई कार्य नहीं, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो रहा है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, फिर से सुनिएगा ऑप्शन, ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। वह कौन जिस पर बल विस्थापन प्रेरित हो, दूसरा है बल पर विस्थापन है, तीसरा है वस्तु के आरंभिक वेग पर। चलिए,
डैश न होने पर किया गया कार्य क्या होगा? क्या नहीं होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? क्या नहीं होने पर किया गया कार्य? विस्थापन नहीं होने पर कार्य शून्य होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होने चाहिए, उनमें से एक क्या है? बल की आवश्यकता। और एक विस्थापन। ठीक है, तो वस्तु का विस्थापित होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी कार्य होगा। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल क्या है? कार्य का गुणनफल बल गुना विस्थापन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रारंभिक और द्रव्यमान पर नहीं करता। मतलब ऑप्शन में जो भी रहे, बल, विस्थापन और उनके बीच के कोण को छोड़ के जो भी दे रहे उस पर नहीं करता है। नेक्स्ट है, लागू किए गए बल और विस्थापन के दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? बहुत अच्छा, शून्य हो जाएगा। जब बल और विस्थापन के बीच, फिर से वही क्वेश्चन है, 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। एक न्यूमेरिकल है, इसी आधार पर सारा बना हुआ है। 50 न्यूटन का एक बल, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य क्या होगा? 500 जूल, क्योंकि बल गुना विस्थापन। सूत्र क्या होगा? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल दिया है 50 और विस्थापन दिया है 10 मीटर, दोनों को गुना कर दीजिए, जूल में होगा उसका। ठीक है, 500 जूल। बहुत अच्छा, घर में बनाइए इसको। ठीक, किसी वस्तु पर बल लगाने पर अधिक वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, ऊर्जा। हमारे शरीर में ऊर्जा होगा तभी कार्य करने में हमें मन लगेगा, नहीं तो नहीं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। धक्का दे, वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। बल लगा रहे लेकिन कार्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश होता है। शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ। शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ है। मजाक कर रहा है ना हम लोग से। चलिए आगे है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा बल और विस्थापन के बीच कोण तो क्या होगा? कार्य ऋणात्मक होगा। और 90 डिग्री होगा तो शून्य हो जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य बटे समय बराबर कार्य बटे समय। कार्य बटे समय बराबर शक्ति। एकांक समय में किया गया कार्य को भी कह सकते हैं हम शक्ति, कह सकते हैं कि नहीं? तो कुछ भी लैंग्वेज दे सकता है। सर मुस्कुरा रहे हैं, जान गए कि पकड़ लिए ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। W/T इक्वल टू P ना, शक्ति। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा कि ऊपर ऊपर भाग रहा है सारा कुछ? आ रहा है ना। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति तो सारा न्यूमेरिकल भी शक्ति का ही है। जैसे 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरण की एक सीढ़ी को 9 सेकंड में चलता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। क्या बनेगा? ठीक है, बना लीजिएगा। छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। शक्ति एक कैसी राशि है? शक्ति एक, चलिए
यहाँ बताइएगा आप लोग कि शक्ति का सूत्र क्या क्या हो सकता है। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, इनमें से सभी। ये सारा जो सूत्र है ना, कार्य शक्ति ऊर्जा में नहीं मिलेगा। आप जब विद्युत पढ़िएगा ना तो वहां जाके मिलेगा ये, ठीक है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, तो वहां से सारा निकाला गया है इसको कि कहाँ आई किसको बैठाया गया, फिर P का मान, ठीक है, तो सारा विद्युत में क्लियर हो जाएगा। यहाँ जितना है देख लिया आप लोग। चलिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सा नियम के अनुसार? ऊर्जा संरक्षण का नियम। जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित रहती है। इस ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा। वेरी गुड। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गैस। सबसे जल्दी गैस फैलता है, इसीलिए गैस का गति ऊर्जा सबसे अधिक होता है। डैश में कणों की गति ऊर्जा अधिक होती है गैसों में। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा को उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है? स्थितिज ऊर्जा में डैश के साथ वृद्धि होती है। वेग, विस्थापन, ऊंचाई, दूरी। क्या होगा? ऊंचाई के साथ, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। तो हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जब स्थिति या आकार आ जाए तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। जब गति आ जाए तो गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। कौन सी ऊर्जा? अभी बताएं कि गति आ जाए तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा। एक कार उच्च गति से चल रही है तो कौन सी ऊर्जा युक्त है? गति ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? जल विद्युत गृह में टरबाइन। टरबाइन घूमेगा ना, घूमेगा तो कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियों में से स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है। एक पटाखे का विस्फोट होना, एक टॉर्च का ऑन होना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। वो स्थितिज ऊर्जा को किसमें कर देता है? गतिज ऊर्जा में। बताइए, टॉर्च का ऑन करना क्या होगा? वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? क्या सर? वेरी गुड। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा। वहीं पटाखे रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चले हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत अच्छा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त किए गए ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति आ गया तो क्या हो गया? गति जा जाएगा तो स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति में परिवर्तन निहित जैसे हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा, उसमें पहले कौन सी धनुष खींचे हुए
एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? गिरते हुए नारियल में गति ऊर्जा। और पहाड़ से थोड़े गति हुए समान यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि वो स्थितिज और गतिज दोनों होता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में स्थितिज और गति ऊर्जा दोनों होता है, लेकिन नारियल गिरते हुए नारियल में गति ऊर्जा, उसका रुकने का कहीं कोई साधन नहीं है सर, वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। नॉमरिकल दिया हुआ है, देखते हैं कोशिश करके। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगा? हाँ, मौखिक बन जाएगा। ठीक है, तो क्या दे दिया? द्रव्यमान दे दिया, ऊंचाई दे दिया। तो हम लोग स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? mgr। 11 गुना 5 गुना 10 550। ठीक है, 9.8 देगा तो 9.8 लगा लीजिएगा। ठीक है, दिया हुआ भी था 9.8, लेकिन उतना मेहनत नहीं कर 539। ठीक है, 539 जूल है। समझ गए ना जी? एक वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसका किसका मिला? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों मिलके बना होता है, या तो कह सकते हैं दोनों का योग है, दोनों का योग है। यांत्रिक ऊर्जा में अगर गति ऊर्जा को घटा देंगे तो क्या बचेगा? स्थिति ऊर्जा। चलिए, बहुत हो गया, सारा नॉमरिकल भी है इधर। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं, यही गलत है। तब आगे क्या पढ़ेंगे? चलिए देख लेते हैं गति ऊर्जा क्या क्या है। एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? गति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था? 1/2 mv²। गतिमान वस्तुओं में कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए, केमिस्ट्री में आते हैं। 385 तक था। कहाँ तक? 350 कर दी। 356। नहीं, सारा नॉमरिकल है ना सर। हाँ, रिवीजन है, बायो रहता है, यही तो अभी प्रॉब्लम में फंस जाता। बोले बायो क्लास रहता 356 तक, लेने में 1.5 घंटा और देना पड़ता। चलिए, केमिस्ट्री में हम लोग का अभी 150 तक हुआ था ना? 150 से आगे होगा 151, जहां तक हो गया था। चलिए, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? कौन है? अधातु। ठीक है, अधातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो बताइएगा, ठोस में? हाँ? और धातु से? हाँ, कोई भी अधातु। लकड़ी। चलिए, द्रव में? द्रव में हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन। गैस में? गैस में ऑक्सीजन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली है? हाँ, तो सोना। सोना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक लचीली है? ऑप्शन सुनिए, एल्युमिनियम, सोडियम, जिंक, कॉपर। लचीली पूछे ना? हाँ, लचीली। ऑप्शन हमको लग रहा है तो क्या क्या दिया ऑप्शन? ऑप्शन एल्युमिनियम, सोडियम, जिंक, कॉपर। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, हाँ, एल्युमिनियम होगा। फिर देखिए, सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा सोना, उससे कम चांदी, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम तांबा, उससे कम टीन, फिर शीशा, इसी तरह चलते जाएगा। ठीक है, नहीं, वो अपनी जगह पे, जो जितना तगड़ा धातु वो उतना लचीला। एल्युमिनियम तो उससे कम लचीला। सबसे ज्यादा प्लेटिनम, कठोर। ज्यादा प्लेटिनम नहीं, लचीला में भी आ जाएगा।
लचीला नहीं है। प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम तो आएगा क्लियर। चलिए अच्छा देख लेते हैं फिर से, ठीक है। अच्छा, बुक के अनुसार ही चलिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे तन्यशील धातु होता है। तन्यशील मतलब सोना। हाँ, तो सबसे तन्यशील जिसका तन्यता सबसे ज्यादा होता है, या ऑप्शन है फास्फोरस, सोना, चांदी को कार्बन, सोना। ठीक है। चलिए कल का क्वेश्चन देखिए, जब हम सेट मारे थे वही क्वेश्चन आया था। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और कोमल होती है कौन सी? तो सोना। और कहाँ पूछा गया था? एएलपी, ठीक है। एएलपी में धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन होता है? सोना, उससे कम चांदी। चांदी। लेकिन हर चीज में सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, लेकिन यहाँ कैसे दिया है वो कंफ्यूजन है। बाद में लचीला बोला है, और जब हम लोग तन्यता लगा तो पड़ेगी है। अधातु, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। और धातु में पूछा जाए तो पारा। पारा। चलिए तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन। हाँ पारा बोल रहे थे इसीलिए, ठीक है। तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो ब्रोमीन और धातु तो पारा। सौर पैनल में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सिलिकॉन का। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ठीक है। चलिए ऑप्शन ले लीजिए, तांबा, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर, कॉपर, सिलिकॉन। सिल्वर। हम बोले थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो वहां से करंट आता है वो सिल्वर वाला रहता है ना, तो क्या हो जाएगा? सिल्वर। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं कैसा? अधातु क्षारीय, अधातु क्षारीय, अधातु अम्लीय, धातु क्षारीय। तो पहला जो वर्ग का है, पहला वर्ग उसे क्षारीय क्या नाम है उसका? क्षारीय धातु। दूसरा वर्ग का, तो वहां से भी तो क्षारीय याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? उपधातु है सोना, सीसा, ब्रोमीन, सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। उपधातु की संख्या 7। एक बार बोल दीजिए इरशाद जी। चलिए बोलिए सर। गैलेनियम में चल जाएंगे, गैलेनियम में नहीं है सर, जर्मेनियम। बोरॉन। बोरान, उसके बाद सिलिकॉन, आर्गन, आर्सेनिक, उसका आर्सेनिक, टिटेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम, पोलेनियम। चलिए क्लियर हो गया। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलेनियम। जर्मेनियम ना, हाँ सर जर्मेनियम, गैलेनियम और जर्मेनियम ना। जर्मेनियम सर, उपधातु जैसे आ जाए जर्मेनियम। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानतः सत्य नहीं है? किसके बारे में? अधातु के बारे में। यह सुचालक होता है, भंगुर होता है, हल्के पदार्थ होते हैं, या मंद या दीप्ति रहित होती है। यह सुचालक नहीं होता। यह सुचालक नहीं होता है। कहने का अर्थ क्या है? यही गलत, इसमें दिया है सुचालक। कहाँ कुछ अलग क्या हो? सुचालक वो धातु का गुण नहीं है। हाँ ये हम मतलब कुचालक है, ठीक है। हम कुचालक को सुचालक में बदल दिए थे ना, तो सही तो वो भी सत्य होगा ना। वही तो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? कौन सा है? अर्धचालक, तन्यता, आघातवर्धनीय या धनात्मकता। उपधातु का क्या है? उपधातु को और क्या कर सकते हैं? अर्धचालक। तो क्लियर है, अर्धचालक, ठीक है। धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले
ठीक है, आबंधित डैश होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातु ऋणायन बनाती है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु धनायन बनाती है, अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अधातु विद्युत का सुचालक है। सर अम्लीय ऑक्साइड ऑक्साइड बनाता है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या सच है कि गलत? सच है। हम क्या तो पूछे? गलत पूछे हैं सर। लास्ट में एक मिस्टेक हम किए हैं सर ऑप्शन देने में, ठीक है। 2 गलत यहाँ आया है, ठीक है। एक गलत क्या आया कि लास्ट में कुचालक था, वहाँ सुचालक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अधातु धनायन बनाती है, ये गलत। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अधातु ऋणायन बनाती है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु धनायन बनाती है, अधातु विद्युत का कुचालक है। हाँ, ये धनायन गलत है, वो ऋणायन बनाती है ना कि धनायन। सर यहाँ हम सिर्फ मिस्टेक किए थे, सुचालक कुचालक की जगह सुचालक बोले थे, जो चेंज कर दिया। मैं निम्नलिखित में से नहीं कीजिएगा ताकि आप हम फंस जाते हैं, हम लोग भी यहाँ पे चले जाते हैं। नहीं, मेरा तात्पर्य चेंज करना नहीं था, कुचालक की जगह सुचालक बोला गया था, ठीक है। हम उतना बड़ा टीसीएस का नहीं है जो हम चेंज कर दें, ठीक है। 4 गो ऑप्शन में अगर आपको चेंज करना है तो 3 गो करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ठीक है, हाँ, ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनिया क्लोरेट, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया सल्फाइड। अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड। इस तरह का ऑप्शन अगर एक मैथ में मिल जाता है ना, हम दुआ करते हैं कि मैथ में वैसा क्वेश्चन ना मिले जो 2 आंसर हो या तो आंसर नहीं हो। पूरा टाइम बर्बाद करके और अंत में क्या करना पड़ता है? उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है। और जो एग्जाम लेते हैं वो क्या करते हैं? उनको इनवैलिड कर देते हैं। लेकिन मेरा तो समय चल जाता है, तो ऐसा गलती ना हो टीसीएस के द्वारा, तो सही रहे। मैं सर इस पर केस कर केस कीजिएगा। नहीं, मेरे साथ हुआ और ये पिछला ही रेलवे में हुआ है, ठीक है। 2 किया और दोनों इनवैलिड और दोनों में -1 हुआ मेरा, 2 -1। क्वेश्चन को खाली छोड़ देना, जानिएगा तब ना सर। ओ, मतलब परेशान होके फिर छोड़ देना चाहिए। ओ, अगर गलत मार दिए होंगे वही क्या बता कैसे मारूं? अप्रोक्स तब फिर आप ही गलती तो है, मानना पड़ेगा। पानी, चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? पानी को हाइड्रोजन से अलग करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? विद्युत विघटन। विद्युत विघटन। विद्युत विघटन प्रक्रिया द्वारा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की, हाँ, मतलब पानी को हाइड्रोजन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को क्या कहेंगे? विद्युत विघटन। विद्युत विघटन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? कपूर, नैप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया सल्फेट। ये ऊर्ध्वपातक क्या होता है सर? ये किसको किसमें परिवर्तित? ठोस से डायरेक्ट गैस। तो इसी का ऑपोजिट मेरा एक टेस्ट में कल पूछा गया, बताइए क्या होता है? गैस से सीधे ठोस। गैस से सीधे ठोस क्या हो जाएगा? डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन, इसका हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। समुद्र के पानी और लवणीकरण, ठीक है, और लवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, ठीक है। ऑप्शन है निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण, संघनन। क्या हो जाएगा? आसवन। क्या हो जाएगा? आसवन विधि, ठीक है। वहीं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या अलग किया जाता है? पेट्रोलियम, हाँ, पेट्रोलियम में केरोसिन, डीजल, इस सबको अलग करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, नमी, सतह का क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि। निम्नलिखित है, तो पहले ऑप्शन सारा कंप्लीट होने दीजिए, फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो अब ऑप्शन क्या क्या था? तापमान में वृद्धि, नमी, सतह में वृद्धि और हवा में गति में वृद्धि। तो क्या होगा? नमी। आंसर क्या होगा? नमी।
डैश एक सतह की घटना है, डैश एक सतह की घटना है, संवेद, क्वथनांक, वाष्पीकरण या उत्सादन। डैश एक सतह की घटना है, स्वेद, क्वथनांक, वाष्पीकरण, ठीक है, उत्सादन। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैस अवस्था में वाष्पीकरण। वाष्प अवस्था से तरल अवस्था संघनन। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में ऊर्ध्वापातन। गैस अवस्था से ठोस अवस्था में निक्षेपण। द्रव से ठोस जमना, फ्रीजिंग, हिमांक, ठीक है। वहीं ठोस से द्रव गलनांक, ठीक है, क्या हो जाएगा? गलनांक। चलिए एक बार में क्लियर हो गया सर। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? विलयन, उच्च पीएच वाला क्षारीय विलयन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के बारे में बात, हाइड्रोक्साइड आयनों के उच्च सांद्रता वाले विलयन के बारे में बात करना, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होगा। विलयन जिसमें निम्न पीएच वाला क्षारीय विलयन होगा, या वह विलयन जो इसका पीएच मान उच्च अम्लीय होगा या निम्न अम्लीय होगा? उच्च पीएच वाला क्षारीय होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन कहने का अर्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सबसे उच्च क्षारीय वाला है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन देगा तो मान लीजिएगा आंसर। चलिए, कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर क्लोराइड का विलयन रंग कैसा होता है? नीला हरा। कैसा होता है? नीला हरा होता है। ब्राउनी गति का खोज किसने किया था? ब्राउनियन गति का खोज किसने किया था? क्वेश्चन फिर से आ गया ना। ब्राउनियन गति का खोज किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति का खोज किया था। दो या दो से अधिक पदार्थ एक समजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? समजाति का है। हाँ, समजातीय क्या हो जाएगा? विलयन कहा जाएगा, ठीक है। अगर समांगी दे तो समांगी, समजातीय है तो समांगी, अभी विजातीय है तो विसमांगी। विलय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। सांद्रता वाले क्वेश्चन जहां भी आ जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, कितना ग्राम लवण? 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात करें, ठीक है। तो उस स्थिति में जो हम कम मात्रा में जैसे लवण का निकाल रहे हैं तो 47 ऊपर रखेंगे और नीचे में जो होगा वो कुल रखेंगे। कुल का कहने पर विलय बटे विलयन, हाँ, विलय बटे विलयन गुना 100। ये मैथ में भी आएगा सवाल, ठीक है। परसेंटेज का है, हाँ परसेंटेज का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विलय बटे विलयन, विलय बटे विलयन गुना 100। तो सारा इसी पर सवाल दिया हुआ है, बन जाएगा। चलिए, अपरूपता किसको कहते हैं पता है किसी को? अपरूपता दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, लेकिन भौतिक गुण भिन्न, भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होना। भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होना, उसी को क्या कहते हैं? अपरूपता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, फुलरिन। कार्बन डाइऑक्साइड किसका अप्रूव नहीं है? तो कार्बन का अप्रूव नहीं है। तो कार्बन का अप्रूव कौन कौन हो गया? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। अभी जितना आज का टॉपिक हम मतलब पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ से कल का टेस्ट में जहां तक देखे कि 4 से 5 क्वेश्चन था, ठीक है। और यही सी यहाँ पूछ दिया कार्बन का, वहां हमसे पूछा कि कौन एक लोहा का, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ से हम लोग को क्या पकड़ना, हम लोग प्रीवियस को देखते हैं। तो प्रीवियस में क्या देखते हैं? अगर वहां अप्रूव पूछ रहा है, इसका मतलब हम लोग इम्पोर्टेंट जितना अप्रूव है उसको देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 25 को मेरा एग्जाम है, हम 25 को एग्जाम दिए, तो 25 को जितना भी एग्जाम में आएगा उस रिलेटेड क्या करता है? एनालिसिस करता है ना। तो वो सारा क्वेश्चन को घर में देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिएगा कैसे सर, तो जो क्वेश्चन है क्या वही आएगा कुछ से?
वैसा नहीं है। उसी आधार पर अगर अप्रूव पूछ रहा है इसका मतलब किसी दूसरे का भी अप्रूव पूछ सकता है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल पूछ रहा है तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री राज्यपाल अगर आज असम का पूछा तो कल झारखंड का भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह का एनालिसिस हम लोग को करके जाना चाहिए, जिसका समय बचा है उसके लिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले जिनका भी होगा ALP एग्जाम। ठीक है, ऑफलाइन वाला तो समझ गए होंगे ना सर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूव नहीं हो। चलिए एक बार और फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अप्रूव है। कार्बन का अप्रूव है चौक, जिप्सम, संगमरमर, हीरा। कौन है? हीरा। चलिए बहुत अच्छा। द्रव्यमान या अनुभार निकालने का सूत्र। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो पहले देखिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। पानी का 5 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? 90। कितना होगा? 90। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पानी का है कितना। क्या होगा फार्मूला? H2O होगा ना, H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 16, 16 और 2 18, और 5 पूछ दिया तो 18 पंचे 90, 4 पूछता तो 72। क्लियर है? नेक्स्ट, उसी तरह सारा बना लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन, थ्योरी वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाला आप लोग बना लीजिएगा। CaO का सूत्र का इकाई क्या? सबसे बताइए CaO किसका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बुझा हुआ चूना लिखा सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बुझा हुआ चूना क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो इसका बोला है द्रव्यमान निकालने, तो CaO का, कैल्शियम का 20 दूनी 40 और ऑक्सीजन 16, तो 40 16 कितना हो गया? 56 हो गया ना, 56 आंसर। हाँ, ऑप्शन में 56 है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आसान है ना, बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ठीक है, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। वही न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकरण के फलस्वरूप डैश खोजे गए। क्या खोजा गया था? परमाणु नाभिक। और परमाणु नाभिक की खोज के लिए उसने किसका उपयोग किया था? किसका? सोने की चादर। ठीक है, कभी कभी पन्नी भी दे देता है। ठीक है, और ये भी पूछा गया है कि आखिर उसी को क्यों लिया, वो सोने का ही क्यों लिया? उसको पीट के ज्यादा, हाँ, उसको पतला करके एकदम पूरा पतला कर दे। ठीक है, इसीलिए वो अधिक से अधिक तन्यता था या वो आघात वर्धनीय हो। ठीक है, नेता होता है, वो यूज किया था आघातवर्धन। हाँ। कार्बन। चलिए नेक्स्ट, रदरफोर्ड हो गया ये। इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिद्रव्य। ठीक है, कणों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन। किसने किया है? जे थॉमसन। जिन पर परमाणु कणों का समान उप परमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिकण। ठीक है, एंटी पार्टिकल। प्रतिकण एंटी पार्टिकल कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन हो गया? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया सर? एंडरसन। ठीक है, और न्यूट्रॉनों का खोज? पाउली। न्यूट्रॉनों का खोज? पाउली। मेसन का खोज? मिकावा। ठीक है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? जिनॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जिनॉन ने क्या है? अक्रिय गैस। क्या है? अक्रिय गैस। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। आवेश बताना कितना होता है प्रोटॉन में? 1.6 × 10⁻⁹
ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन का हुआ इसलिए प्लस लगाए, अगर इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो माइनस, सेम वही रहेगा, सिर्फ माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही न्यूट्रॉन पर 0, उसका कोई आवेश नहीं होता है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड है कैसा पावर, उसका चार्ज क्या रहेगा कैथोड का? माइनस, कैथोड का माइनस, तो जे थॉमसन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। पहली बार कैथोड किरण का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। एनोड का होता है प्लस चार्ज, ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है, किसका वर्णन नहीं करता? नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, परमाणु में अस्थायित्व, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, परमाणु के अस्थायित्व, ठीक है। परमाणु के अस्थायित्व रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल वर्णन नहीं करता है। तो क्या क्या वर्णन करता है? तो नाभिक की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, परमाणु में परमाणु के आवेश, चार्ज, ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किया गया था? टाइटेनियम, चांदी, एल्युमिनियम, सोना। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकिरण का प्रयोग परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? नाभिक की। रदरफोर्ड प्रयोग में नाभिक की खोज हुई, किसकी खोज हुई? नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड में, अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों की एक पतली डैश पर डाला गया था? सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी पर। परमाणु का नाभिक के मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। इनमें से किसे नाभिक भौतिक का जनक माना जाता है? रदरफोर्ड को माना जाता है। और 300 250। चलिए, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n²। और किसके द्वारा दिया गया था? बोर-बेरी मॉडल के द्वारा, ठीक है। बोर-बेरी मॉडल के द्वारा दिया गया था। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के अधिकतम बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या दिया था? तो 2n²। कक्षा की संख्या 7। कौन कौन? बहुत है, KLM। तो K को किसने से डिनोटेड? Al 2 M 3। चलिए बताइए, M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, 18 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र क्या हो गया? 2n²। तो 2 तो रह जाएगा, लेकिन n का मान की जगह क्या आ गया? 3 का स्क्वायर, तो 9 9 दूनी 18 बन जाएगा। सारा इसी तरह कक्षा वाला है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल हैं? 2 8 3। 2 8 3, तो 3 में गया ना, यहाँ 2 ले लिया, कोष्ठ पूरा, 8 ले लिया, इसका कोष्ठ पूरा, अभी अगला 3, तो 3 कक्षा। तो जो कक्षा की संख्या तो वही आवर्त की संख्या होता है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 4 4 16 16 32। कितना हो जाएगा? 32। वेरी गुड। चतुर्थ स्तर में बोला तो 16 दूना 32 हो गया ना, 4 का स्क्वायर। चलिए, एक कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? n²। निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? 284। टोटल कितना? 14 किसका? 14 सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन। 1 से 30 तक सबको याद कीजिएगा, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन सबसे पहले परमाणु संख्या कीजिए, कितना होता है? 6। 2 और 4, तो कोष की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। हीलियम को छोड़कर सभी नवल गैसों के बाहरी कक्षा में कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं, ठीक है। अब इसमें सजाइएगा 2 8 8, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्रिप्टन का 2 8 18 8, उसी तरह जेनॉन का होगा 2 8 18 18 8, फिर रेडॉन का हो जाएगा 2 8 18 32 18 8। सब प्रैक्टिस पर निर्भर है, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु में से बाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 कितनी होती है? 8 8 होती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, तो यह किस समूह में स्थित है? अक्रिय गैस अक्रिय गैस में। 2 8 8 18। चलिए, उन 3 तत्व को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेलों में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। केवल एक इलेक्ट्रॉन है। केवल एक इलेक्ट्रॉन आने की संभावना तभी होगा जब वो हमारे ग्रीक हेलिना ने की रब से फरियाद, उसमें आएगा। क्या सर? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सुनिएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन। मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन। लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 1। संयोजकता 1। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो तत्व का नाम बताइए। 12 मैग्नीशियम, 12 एल्युमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14। तो चुप क्या हो जाते हैं, बोलते रहिएगा। हाँ चलिए, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो कहाँ आएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी ग्रुप दूसरा। ग्रुप दूसरा में देखेंगे तो पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम। कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्योंकि हम लोग पोटेशियम, लिथियम, सोडियम देखे ना अभी, ग्रुप 1 में था जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था? अब मतलब अंतिम कक्षा में 1। ठीक है। चलिए, डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। किसका बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? अक्रिय गैस का होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन, जिनॉन, रेडियम, स्कैंडियम, फ्लोरीन। जिनॉन। पहले आवर्त में दोनों तत्वों का डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्वेश्चन, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो एक में एक होगा, एक में 2। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन अच्छा हाँ, पहले देखिए क्वेश्चन पहले समझिए क्या है। पहले आवर्त के दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक मिस्टेक किया, देख लेते हैं आगे। ऑप्शन है के कोश, एम कोश, एन कोश, एल कोश। पहले आवर्त के दोनों तत्वों डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस कोश में होते हैं? तो के कोश, क्योंकि पहला आवर्त बोल रहा है। और पहला आवर्त में कौन कौन रहेगा? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? 17। तो 17 को पहले तोड़ लीजिए, कितना? 2 8 7। तो आगे देखिएगा 33 18 34 35। क्या हो जाएगा? 35। चलिए, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? धातु। 4 होंगे तो उप धातु, 4 रहेंगे तो उप धातु, 5 से 8 तक अधातु। अगर स्पेशल 8 पूछे तो अक्रिय। अधातुओं के आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के 5 6 7 या 8 5 6 7 5 6 7 या 8। ठीक है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक संयोजी। हाँ। ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 6। तो 2 6 हो गया। तो हम बोले ना क्या 4 से अधिक रहेगा तो 8 में घटाएंगे, तो 8 में 6 घटा दी, कितना हो गया? 2। हम संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे। अच्छा, तो 6 होगा। संयोजकता 2 होगा। ठीक है। पूछते कुछ है, आंसर कुछ और दे देते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान कीजिए। ऑक्सीजन। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर कल चलेगा।
नेक्स्ट क्लास, अच्छा कल बायो होगा। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 283, 284, 286, 285। 283 किसका है? तो चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का की समाप्त हुआ। करंट अफेयर थैंक यू सर। चलिए, तो आप लोग थके नहीं ना हैं? तो जय हिंद साथियों, सभी को जय हिंद सर। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। और अभी फिजिक्स केमिस्ट्री समाप्त होता है और चलते हैं आप खेल परिदृश्य। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो क्या है? खेल परिदृश्य। ठीक है, इसमें पेज नंबर है 49 इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2023-24। ठीक है, हाँ क्या है? ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता। ठीक है, क्या हुआ? चलिए, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में 5 तरह का प्रतियोगिता होता है। ठीक है, स्पर्धा जो है 5 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? पुरुष एकल, ठीक है, उसके बाद महिला एकल, उसके बाद पुरुष युगल, फिर महिला युगल और एक तो मिश्रित युगल। ठीक है, तो बताना आप सभी को पुरुष एकल में विजेता का नाम। ठीक है, क्या नाम है? जेनिक सिनर। ठीक है, क्या नाम है? जेनिक सिनर। किस देश का? इटली का। ठीक है, किस देश का? इटली। वही बताना है उप विजेता डेनियल। ठीक है, क्या नाम है इसका? डेनियल मेदवेदेव, जो किस देश का है? रूस का। वही बताना है महिला एकल में, बोलिए एरिना। ठीक है, याद रखना है एरिना। क्या नाम है? एरिना सबलेंका, पूरा नाम है इसका एरिना सबलेंका। महिला एकल में एरिना सबलेंका। किस देश की? तो बेलारूस। किस देश की? बेलारूस। वही बताना है उप विजेता, तो इसका नाम है झैंग किनवेन। क्या नाम है? झैंग किनवेन। किस देश की? चीन की। ठीक है, किस देश की? चीन की। बताना है पुरुष युगल में विजेता में तो है रोहन बोपन्ना। ठीक है, क्या नाम है? रोहन बोपन्ना। किस देश की? किस देश का? भारत का। और एक नाम है इसका मैथ्यू एबडेन। ठीक है, मैथ्यू एबडेन। किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का। वही बताना है पुरुष युगल में उप विजेता, तो इसका नाम है एड्रिया। ठीक है, क्या नाम है? एड्रिया। और एक का नाम है सिमोन। ठीक है, सिमोन एड्रिया, दोनों याद रखना। सिमोन एड्रिया जो किसमें है? पुरुष युगल का उप विजेता। ठीक है, पुरुष युगल का। वही बताना महिला युगल में कुछ नहीं है, सब भूल गए ना। महिला युगल में जो है नाम है हसी। ठीक है, क्या नाम है? हसी। ठीक है, हाँ, एक तो नाम है विजेता का हसी और एलिस। विजेता का नाम क्या है? हसी एलिस, जो एक तो ताइवान का, एक तो बेल्जियम का है। ठीक है, हाँ, वही बताना है उप विजेता में नाम है जेलेना ओस्टापेंको। ठीक है, जेलेना ओस्टापेंको, हाँ, जो किस देश की है? लातविया। किस देश की? लातविया। वही बताना है एक तो और है उपविजेता जिसका नाम है ल्यूडमिला। क्या नाम है? ल्यूडमिला, जो यूक्रेन की है। अब बताना है मिश्रित युगल में। ठीक है, मिश्रित युगल में विजेता का नाम, इसमें भी वही है। क्या नाम है? नहीं, हसी। क्या नाम है? हसी। और एक तो है जान जेलेंस्की। ठीक है, जान जेलेंस्की, जो किस देश का? एक तो है, हाँ, जेलेंस्की जो है पोलैंड का है। कहाँ का है? पोलैंड का। और हसी जो है वो कहाँ का है? ताइवान का। कहाँ का है? ताइवान का। वही बताना इसमें उप विजेता, ऑस्ट्रेलिया ओपन में उप विजेता मिश्रित युगल में, तो एक तो नाम है डेसिरा। क्या नाम है? डेसिरा। किस देश का? यूएसए। किस देश का? यूएसए। एक नाम है नील स्कूपस्की। क्या नाम है? नील स्कूपस्की। किस देश का? ब्रिटेन का। किस देश का? ब्रिटेन का। चलिए, एक तो झंझट खत्म हुआ है। अब आते हैं फ्रेंच ओपन में। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024, तो इसमें भी वही स्पर्धा चलेगा। तो बताना इसमें पुरुष एकल में विजेता का नाम कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। किस देश का? स्पेन। ठीक है, किस देश का? स्पेन का। वही बताना उप विजेता अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर। किस देश का? जर्मनी का।
किस देश का? जर्मनी का। वही बताना है महिला एकल में विजेता का नाम, महिला एकल में तो नाम है ईगा। क्या नाम है? ईगा। किस देश की? पोलैंड की। किस देश की? पोलैंड की। वही बताना है उप विजेता का नाम, तो पाओलिनी। पाओलिनी किस देश की? इटली की। किस देश की? इटली की। अब बताना है पुरुष युगल में दो नाम आएगा विजेता में, ठीक है? पुरुष युगल का दो विजेता का नाम बताना है फ्रेंच ओपन में, बताइए। तो एक का नाम है मार्सेलो, ठीक है, मार्सेलो, और एक का नाम है मैट पाविक। एक का नाम है मार्सेलो, एक का नाम है मैट पाविक, ठीक है। मार्सेलो जो है कहाँ का है? साल्वाडोर का। कहाँ का है? साल्वाडोर का। और मैट पाविक जो है वो क्रोएशिया का है। कहाँ का है? क्रोएशिया का। इसमें बताना है उप विजेता का नाम पुरुष युगल में, उप विजेता नोवाक जोकोविच नहीं, अभी नहीं आएगा। ठीक है, वो अभी नहीं आएगा। अभी है इसमें सिमोन। क्या नाम है? सिमोन बोलेली। क्या नाम है? सिमोन बोलेली, जो इटली का है। कहाँ का है? इटली का। एक तो है एंड्रिया, ठीक है, एंड्रिया ववासोरी, ठीक है, जो है इटली का, ये भी इटली का ही है, ठीक है। अब आता है महिला युगल में विजेता का नाम, तो एक का नाम है कोको। क्या नाम है? कोको, जो अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की। और एक तो है कैटरीना। क्या नाम है? कैटरीना, जो चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। हाँ, कैटरीना, कोको कैटरीना, कोको कैटरीना याद रखना, दोनों इसमें विजेता है। वही बताना है उप विजेता का नाम, तो एक तो है सारा ईरानी। सारा ईरानी किस देश की? इटली की। सारा ईरानी इटली की। और एक तो है जैस्मीन। जैस्मीन किस देश की? वो भी इटली की, ठीक है। अच्छा, बताना है फ्रेंच ओपन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? हाँ, फ्रांस में। कहाँ किया गया था? फ्रांस में। फ्रांस पेरिस में किया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और स्टेडियम का नाम तो रोलैंड गैरोस स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? रोलैंड गैरोस स्टेडियम में। अब बताना है विंबलडन ओपन 2024 के बारे में, ठीक है। विंबलडन ओपन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो यूके में किया गया था। कहाँ किया गया था? यूके में। यूके की राजधानी लंदन में नहीं, यूके में नहीं, यूके में किया गया था, यूके का लंदन में, ठीक है। कहाँ किया गया था? लंदन में। बताना है इसमें विजेता का नाम पुरुष एकल में। हाँ, क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। किस देश का? स्पेन का। किस देश का? स्पेन का। वही उप विजेता नोवाक जोकोविच। किस देश का? सर्बिया का। बताना महिला एकल में, महिला एकल में विजेता का नाम, तो बारबोरा क्रिस्कोवा। क्या नाम है? बारबोरा क्रिस्कोवा। किस देश का? किस देश की? चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। वही बताना है उप विजेता कौन है इसमें? तो जैस्मीन। जैस्मीन अभी बताया ना थोड़ा देर पहले। जैस्मीन किस देश की? इटली की, ठीक है। जैस्मीन कहाँ की है? इटली की। बताना है पुरुष युगल में विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष युगल का विजेता का नाम, तो एक का नाम है हेनरी, एक का नाम है हैरी, ठीक है, हेनरी हैरी, ठीक है। विंबलडन ओपन में हेनरी हैरी, जो एक ब्रिटिश है और एक फिनलैंड का, ठीक है। हेनरी है ब्रिटिश का और हैरी है फिनलैंड का। उसमें उप विजेता का नाम बताना है, तो मैक्स परसेल। क्या नाम है? मैक्स परसेल, जो ऑस्ट्रेलिया का है। और एक तो है जॉर्डन थॉम्सन। जॉर्डन थॉम्सन, ये भी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए अब आते हैं अमेरिकी यूएस ओपन 2024, ठीक है। कौन सा कप है? यूएस, हाँ, अमेरिकी मतलब यूएस ओपन, इसको याद रखेंगे। तो यूएस ओपन में पुरुष एकल विजेता का नाम बताना है। जनिक सिनर, ठीक है, जनिक सिनर, जो किस देश का? इटली का है, ठीक है। वही उप विजेता का नाम, तो आयलर फिट्ज। क्या नाम है? आयलर फिट्ज। किस देश का? यूएस का। कहाँ का है? यूएस का ही है। बताना है महिला एकल में विजेता का नाम, आर्याना सबालेंका। क्या नाम है? आर्याना सबालेंका। किस देश का? बेलारूस का, ठीक है। किस देश का है? बेलारूस का। वही बताना है उप विजेता का नाम, तो है जेसिका पेगुला। क्या नाम है? जेसिका पेगुला। किस देश का? यूएस का। ये भी है यूएसए का, ठीक है। बहुत बोरिंग लगता है इसको। चलिए अब बताना इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है? वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। वही बताना है फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? मिट्टी पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पे, और विंबलडन घास पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन कहाँ पे? घास पे खेला जाता है, ठीक है। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन
कब किया गया था? 1 से 29 जून 2024 तक। ठीक है, इसमें बताना है मेजबान देश कौन कौन सा? यूएसए और वेस्ट इंडीज। कौन कौन सा? यूएसए और वेस्ट इंडीज। बताना है T20 वर्ल्ड कप 2024 केवां संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। कौन सा? 9वां संस्करण। बताना है इसमें ब्रांड एम्बेसडर का नाम? युवराज सिंह, उसके बाद उसेन बोल्ट, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी। क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। हुसैन बोल्ट, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी। ठीक है, अब बताना है कुल टीमों ने भाग लिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में। कितने टीम? 20 टीम। और कुल मैच खेले 55 मैच खेले गए टोटल। ठीक है, बताना है पहली बार भाग लेने वाली टीम कौन कौन सी? हाँ, पपुआ न्यू गिनी। वेरी गुड। क्या क्या है? यूएसए, पपुआ न्यू गिनी और युगांडा। ठीक है, जो पहली बार टीम में भाग लिए थे। बताना है उद्घाटन मैच कहाँ हुआ था? टेक्सास में। कहाँ हुआ था? टेक्सास में। कौन सा स्टेडियम? तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम। ठीक है, कौन सा? ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम। ठीक है, बताना है फाइनल मैच कहाँ हुआ था? हाँ, बारबाडोस। कहाँ हुआ था? बारबाडोस। ठीक है, हाँ, किंगस्टन ओवल। ठीक है, बताना है आधिकारिक गान क्या है इसका? T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक गान आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बताना है भारतीय टीम के हेड कोच का नाम क्या नाम है? राहुल द्रविड़। ठीक है, भारतीय टीम के हेड कोच का नाम राहुल द्रविड़। बताना है विजेता भारत कितने रन से? 7 रन से। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। बताना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया था? जसप्रीत बुमराह को। किसे दिया गया था? जसप्रीत बुमराह, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वहीं बताना है मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। ठीक है, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? हाँ, गुरबेज। ठीक है, क्या नाम है? रहमानुल्लाह गुरबेज। कितने रन? 281 रन। बताना है सर्वाधिक विकेट किसने दिया था? हाँ, अर्शदीप सिंह और फारूकी। ठीक है, फजलक फारूकी। कितने विकेट? 17 विकेट। ठीक है, कितना विकेट? 17 विकेट। बताना है सर्वाधिक छक्के लगाने वाले, 50 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा। ठीक है, पहले बल्लेबाज बने कौन? रोहित शर्मा। बताना है भारत विजेता कितने बार रहा है? 2 बार। कब कब? 2007 और 2024 में, मतलब 17 साल बाद इस बार जीता था। अब आते हैं चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, 2024 चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। ठीक है, और गुलमर्ग में। कहाँ किया गया था? लेह लद्दाख और गुलमर्ग में। बताना है शुभंकर का नाम इसका? हिम तेंदुआ। ठीक है, क्या नाम है? हिम तेंदुआ। वहीं बताना है प्रथम स्थान आर्मी का और दूसरा स्थान कर्नाटक। ठीक है, और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का। ठीक है, तीनों देख लिए। पहला स्थान आर्मी का, दूसरा स्थान कर्नाटक का और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का। और शुभंकर का नाम हिम तेंदुआ। ठीक है, अब आते हैं 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप। बताना है फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया था? हाँ, नहीं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसमें बताना है शुभंकर का नाम तनुजी। क्या नाम था? तनुजी। वही बताना है विजेता का नाम कौन सा देश? स्पेन। ठीक है, कौन सा देश? स्पेन, जो पहली बार जीता है। ठीक है, क्या जीता है? फीफा महिला विश्व कप। और उपविजेता का नाम कौन सा देश? इंग्लैंड। उपविजेता इंग्लैंड। अब आते हैं फाइनल, मतलब दूसरा महिला प्रीमियम लीग। ठीक है, दूसरा महिला प्रीमियम लीग 2024। इसमें बताना है फाइनल मैच कहाँ हुआ था? अरुण जेटली स्टेडियम। कहाँ पर? दिल्ली में। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। इसमें बताना है विजेता का नाम RCB। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बताना है उपविजेता का नाम दिल्ली कैपिटल्स। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। बताना है कि पर्पल कप किसके लिए दिया जाता है? पर्पल कैप। हाँ, सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए। और ऑरेंज कप सर्वाधिक रन के लिए। ठीक है, सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कप। तो बताना है पर्पल कैप किसे दिया गया था? श्रीलंका पाटिल। पर्पल कैप श्रीलंका पाटिल। वही बताना है ऑरेंज कप एलिसे पेरी। क्या नाम है? एलिसे पेरी के साथ टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, अब इससे निजात पाते हैं हम लोग इस टॉपिक से।
और अगला टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। जो अगला टॉपिक रहेगा बायो का और करंट में जैसे चल रहा है कंटिन्यू, वैसे ही टॉपिक टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। जय हिंद।